शेर नशीन पर तशरीफ़ फरमा ज़िले करीम नगर के सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब सैयद वहाद साहब, वो मोहतमद जनाब अहमद साहब, करीम नगर टाउन के सदर वो साबिक़ा डिप्टी मेयर करीम नगर बल्दिया जनाब अब्बास समी साहब, कोरटला के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतमद अराकीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरे इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, अज़ीज़ान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं ये समझता हूं कि आज के जलसे से अगर मैं अपनी तकरीर में उस वाक़े का जिक्र ना करूं जो कल दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ, तो मैं समझता हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहा हूं। और जो कुछ कल दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ वो काबिल मज़म्मत है। इसलिए काबिल मज़म्मत है मेरे दोस्तों कि हमारी रियासत के एक मशहूर आलिम दीन जिनका नाम मौलाना अब्दुल कवी साहब है, वो हैदराबाद से दिल्ली एयरपोर्ट को पहुंचते हैं 4:30 बजे, और जब मौलाना बाहर निकल रहे हैं तो एयरपोर्ट पर ही गुजरात की पुलिस मौलाना अब्दुल कवी साहब को, जरा थोड़ा खामोश बैठिए, वो बच्चों को खामोश बिठाइए, एयरपोर्ट पर ही मौलाना अब्दुल कवी साहब को वहां से पकड़कर एक दिल्ली के पुलिस स्टेशन को लेकर जाती है, और जो उनको एयरपोर्ट पर उनको जो रिसीव करने जो शख्स आया था उसको भी लेकर जाते हैं, और 4:30 बजे से लेकर रात में 10 बजे के बाद उस शख्स को छोड़ा जाता है, और तब तक मौलाना अब्दुल कवी साहब को गुजरात की पुलिस गाड़ी से दिल्ली से अहमदाबाद लेकर जाती है। आप अंदाजा लगाइए कि किस केस में मौलाना अब्दुल कवी साहब को गिरफ्तार किया गया। ये केस था 2002 का, जिसको एफआईआर में DCB 6 के नाम से जाना जाता है, जिसको मशहूर केस हुआ कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से, जिसमें हैदराबाद के एक और मशहूर आलिम मौलाना अशरफ को भी गिरफ्तार किया गया था। और केस क्या है कि ये मदरसों के जिम्मेदारों ने ये साजिश रचाई कि अडवाणी, मोदी और वो जो पुकारते फिरता सारे हिंदुस्तान में, क्या नाम है उसका, विश्व हिंदू परिषद का, वो कैंसर का डॉक्टर है मगर वो खुद एक मर्ज बन चुका, क्या नाम है उसका, हाँ टोगाडिया, कैंसर का डॉक्टर है उन्हें। तो ये केस बना के ये इन तीनों को खत्म करने की साजिश रचाई। 2002 में केस रजिस्टर हुआ, 2007 में 6 या 7 में मौलाना अशरफ को गिरफ्तार किया गया।
2004 में चार्जशीट डाली गई, इसमें मौलाना अब्दुल खवी का जिक्र नहीं है। 2006 में चार्जशीट डाली गई एक और, इसमें जिक्र नहीं है। फिर इसके बाद मौलाना अशरफ, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, ये मुजरिम नहीं है। और फिर इसी कॉन्स्पिरेसी के केस में जो आदमी कंप्लेन दिया कि ये लोग साजिश कर रहे थे, वो कोटा कोर्ट में बोला कि मैं ऐसा कंप्लेन नहीं दिया, यानी वो केस खत्म हो गया। तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत पुराना केस में मौलाना का नाम डालकर इनको पकड़कर दिल्ली एयरपोर्ट से बाय रोड अहमदाबाद लेकर गए। कल रात में जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने ये बात कही कि फौरन हम हैदराबाद से 2-3 जिम्मेदारों को अहमदाबाद भिजाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया अकबर बाग मिनहाज और सीनियर मजलिसी रुकन वकील शुजा साहब और मौलाना के मदरसे के लोग वहां पर गए। कोर्ट में आज उनको पेश किया गया शाम में 6 बजे। पुलिस ने मुतालबा किया 21 दिन की कस्टडी का। वकील जो वहां पर थे उन्होंने एतराज किया तो 14 दिन की कस्टडी दी गई। अब आप ये सोचिए कि पोटा कानून में मौलाना अब्दुल खवी को गिरफ्तार किया गया। ये सबसे गंदा कानून हिंदुस्तान की तारीख का। सिर्फ जुल्म किया गया इसमें। जितने पोटा का कानून इस्तेमाल हुआ जिसको बीजेपी हुकूमत ने बनाया था, और जब कानून बनाया जा रहा था तो तेलुगु देशम ने उसकी तायीद की। 99% इसके कोटा मुस्लिम अक़लियत और क़बाइल लोगों पर इस्तेमाल हुआ, एसटी लोगों पर, मुसलमानों पर ये बोलकर कि ये दहशतगर्द है और क़बाइल लोगों पर ये कहकर के नक्सलाइट है। तमाम के तमाम केस खत्म हुए, किसी पर भी केस नहीं टिका, मगर जेलों में रहना पड़ा। आज आप अंदाजा लगाइए कि हमारे मदरसों के जिम्मेदारों को मुल्क से गद्दारी के झूठे इल्जाम पकड़ा जा रहा है, कोटा लगाया जा रहा है, यानी दहशतगर्दी का एक्शन एक्ट लगाया जा रहा है। ये क्या पैगाम दिया जा रहा है कि हमारे उलेमा, हमारे मदरसे इसके जिम्मेदार ये तमाम के तमाम दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि एक शख्स अभी हिंदुस्तान का वजीर आजम नहीं बना और बनने से पहले 12 साल पुराना मुकदमा, 2-2 चार्जशीट में मौलाना अब्दुल खवी का नाम नहीं है। जो मेन कंप्लेनेंट है वो कोर्ट में बोल दिया कि मैं कंप्लेन नहीं दिया। जिन पर मुकदमा चला वो बरी हो गए। और आज अहमदाबाद की पुलिस ये बोलती कि मौलाना अब्दुल खवी असगर अली एक बच्चे को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजाए। असगर अली पर इल्जाम था कि असगर अली हरीम पांड्या को कत्ल किया, मगर वही असगर अली को गुजरात हाईकोर्ट ने बरी कर दिया, कहा कि नहीं इस पर झूठा इल्जाम है। अरे जालिम नरेंद्र मोदी, तू ये समझ रहा कि तेरा इख्तिदार ज्यादा दिन तक रहने वाला है? मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि ये नरेंद्र मोदी जो जुल्म कर रहा है और गुरूर और तकब्बुर में वक्त का फिरौन बन चुका, मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है। और अल्लाह ने जो हमको काबिलियत दी, अल्लाह ने जो हमको इज्जत दी, अल्लाह ने जो मजलिस को ताकत और कुव्वत दी, जान लो आरएसएस वालों, हम तुम्हारा ताक़ुब करेंगे जमहूरी अंदाज में। हम तुमसे मुकाबला करेंगे। हम इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। हम इस मुल्क में हमारे उलमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम अपने मदरसों को बचाएंगे। हम अपने मदरसों को आबाद रखेंगे। हम अपने मदरसों को हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलाएंगे। तुम एक अब्दुल खवी को गिरफ्तार कर रहे,
हम लाखों की तादाद में अब्दुल कवी को पैदा करेंगे और तुम नहीं रोक सकोगे नरेंद्र मोदी। हम लाखों की तादाद में अब्दुल कवी जैसे उलमाओं को पैदा करेंगे। तुम एक अब्दुल कवी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम तौहीन कर रहे हो हिंदुस्तान के उन लाखों उलमाओं की जो मदरसों में इल्म हासिल कर रहे अल्लाह के कलाम का। और अल्लाह का कलाम किसी मुल्क से बगावत का पैगाम नहीं देता। अल्लाह का कलाम, अल्लाह का इल्म, शरीयत हमको इस बात की पाबंद बनाती है कि मुल्क से वफादारी करो, मुल्क को मजबूत करो। अरे गद्दार तो ये लोग हैं जो इस मुल्क के सेकुलरिज्म को तोड़कर इसको अपनी सोच में तब्दील करना चाहते हैं। याद रखो बीजेपी संघ परिवार वालों, तुम्हारी ये कोशिश, तुम्हारा ये जुल्म इंशाअल्लाह ताला खत्म होकर रहेगा। तुम गिरफ्तार एक आलिम को करे हो, मगर याद रखो तुम हम तमाम से तुमको मुकाबला करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी, तू ख्वाब देख रहा है हिंदुस्तान में वजीर आजम बनने का। मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि अल्लाह जालिमों को इख्तियार नहीं देगा, अल्लाह जालिमों को इज्जत नहीं देगा, अल्लाह उन लोगों को इख्तियार से नहीं नवाजेगा जिन लोग उन लोगों पर जुल्म कर रहे हैं जिनके सीने में अल्लाह का कलाम है। अल्लाह उन लोगों को तख्त व ताज पर नाफिज नहीं करेगा जो उन लोगों पर जुल्म कर रहे हैं जो शरीयत के पाबंद है। यकीनन तूने अपनी तबाही को दावत दी नरेंद्र मोदी। तू खत्म होगा, तेरी जमात खत्म होगी, तेरी सोच खत्म होगी, मगर याद रख ले हमारा इल्म, हमारे अल्लाह का कलाम, हमारी शरीयत सुबह क़यामत तक आबाद रहेगी। तू खत्म होगा, तेरी आरएसएस खत्म होगी। हम जब तक जिंदा है दुनिया आबाद है, हम नहीं तो दुनिया नहीं। नरेंद्र मोदी, आज हमारे उलमा को गिरफ्तार किया जा रहा है, जलील और रुसवा करने की कोशिश की जा रही है सारे हिंदुस्तान के 15 करोड़ अमन पसंद मुसलमानों को। क्या बात है कि 12 साल के बाद ये मुकदमा निकाला जाता है। बासी कड़ी को उबाल आ गया। 12 साल के बाद ये नरेंद्र मोदी ये इसलिए किया कि इलेक्शन से पहले दिखाना है दाढ़ी वाले मौलाना को, देखो मैं पकड़ा इनको। अरे याद रखो, तेरे ये ड्रामे, तेरे ये एक्टिंग, तुम मित्रों बोल रहा हम तुमको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन से पहले हिंदुस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है लोकसभा का, और एक आलिम दीन को गिरफ्तार किया जाता है। और ये कह रहे कि मौलाना नहीं मिल रहे थे मौलाना। हैदराबाद में क्या कर रहे थे बैठ के फिर उन्होंने। मैं 19 साल से 20 साल से सियासत में हूं। मैं तो हफ्ते में एक मर्तबा, महीने में एक मर्तबा उनको बराबर देखता हूं। इनको नजर नहीं आया तो अंधे हो गए तुम्हारी गुजरात की पुलिस, या बहरे तुम्हारी गुजरात की पुलिस। लगता है अंधे भी है, बहरे भी है, गूंगे भी है। लगता है लखवा भी मारेगा इंशाअल्लाह इन लोगों को, पूरों को। बड़े एब्सकॉन्डिंग थे, हमारे को मिल गए। कहां मिल गए तुम्हारे को? एयरपोर्ट पे। कहां जा रहे थे मौलाना? देवबंद जा रहे थे। इन्होंने नहीं हमारे को। वो कल रात में जैसा मालूम हुआ, मैं जो है सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर दिया, गिरफ्तार कर लिए, पकड़ लिए। वरना तो टीवी पर डालते थे इनको, इनके पास से साबुन मिला, इनके पास से वो मिला, इनके पास से ये किताब मिली, ये कागज मिला। सोशल मीडिया को अल्लाह अच्छा रखे, ये लोग हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे। अकबर की तकरीर के वक्त मैं बोला अब इनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दिए पूरे नौजवान कि कभी को पकड़ लिए। तो आज सिर्फ कोर्ट में पेश करें। बताइए जुल्म किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। मैं पूछना चाहता हूं, इस मजमे में जो लोग बैठे मेरी बात से मुत्तफिक होंगे,
वो मुत्तफिक होंगे मेरे सवाल से। मैं सवाल करना चाह रहा हूं रामविलास पासवान से, जिसने कहा था, क्या कहा था बीजेपी के ताल्लुक से। रामविलास पासवान का रिकॉर्डेड बयान है, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारत जलाओ पार्टी। मैं नहीं बोला पुलिस वालों, मैं नहीं बोला तुम मेरे पे केस नहीं लगाना, ये रामविलास पासवान बोले थे, भारत जलाओ पार्टी। अब बताइए रामविलास पासवान, अब्दुल खबी की गिरफ्तारी पर आपकी जबान बंद रहेगी या खुलेगी? क्या एक आलिम दीन को इस तरह से गिरफ्तार करना काबिल मजम्मत है या नहीं? मैं पूछना चाहता हूं वो उलमाओं से, उलमाए सू से, जिन्होंने अपना जमीर नरेंद्र मोदी के पैरों पर गिरवी रखा, क्या तुम्हारा जमीर आज जिंदा है या मुर्दा हो चुका? एक आलिम दीन को गिरफ्तार करके जेल में भेजा जा रहा है, क्या आज भी तुम अपनी जबान को नहीं खोलोगे? अरे वो लंदन में बैठे हुए आलिम दीन, मैं तुम्हारा नाम लेना नहीं चाहता, मगर अनकरीब तुम तमाम के नाम लूंगा आवाम में, और आवाम के सामने तुम्हारे तमाम काले करतूत को रखूंगा, और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान की सरजमीन तुम्हारे लिए एक खैर खाना बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तुम समझ रहे हो कि तुम बेच रहे हो अपने आप की तो कौम बिकेगी? नहीं, हम गरीब जरूर हैं मगर गयूर हैं, हम भूखे हैं मगर हम अपनी फरियाद अखियारों के चौखट पर लेकर नहीं जाते। हम कमजोर जरूर हैं मगर इतने कमजोर नहीं है कि मुश्रिकों से सौदा कर लेंगे। ये लोग सौदा कर रहे हैं, ये लोग दुश्मन हैं, इन लोगों को पहचानो आप। ये हमारे ही सफों में रहकर हमारे अपने आप को हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते। क्या बोलेगा मुजफ्फर सरेश वाला? BMW का शोरूम अहमदाबाद में लेकर गए थे एक्टर को, नाचने गाने वाले को, दोनों मिलकर पतंग पिलाए थे। बोलो गफर सरेश वाला, अब्दुल खबी के ऊपर तुम्हारी जबान क्या बोलती है? तुम क्या बोलोगे? तुमको अगर अजमत होती इन लोगों की तो तुम उसके पास नहीं जाते, मगर ये काम हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं कोरटने की आवाम की तरफ से, जिले करीमनगर की सेकुलर आवाम की तरफ से, आंध्र प्रदेश की सेकुलर आवाम की तरफ से मैं चंद्राबाबू नायडू से पूछना चाह रहा हूं, क्या चंद्राबाबू नायडू, क्या तुम्हारी जबान खुलेगी नहीं खुलेगी? क्या अब्दुल खबी बेकसूर है या अब्दुल खबी टेररिस्ट है? बताओ। तुम तो मोदी का हाथ पकड़ने जा रहे नायडू, बोलो कुछ तो बयान दो, मगर जबान नहीं खुलेगी, क्योंकि नायडू को इख्तिदार से मतलब है, नायडू को अपने आप से मतलब है। एक मजलूम के लिए कोई आवाज नहीं उठाता, एक मजलूम के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है, मगर मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि अल्लाह खुद गैब से इंतजाम करेगा, अल्लाह खुद गैब से उन लोगों की मदद करेगा जो उसके दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह के दीन के काम करने वालों को किसी और की मदद की जरूरत नहीं है, अल्लाह खुद उनका तहफ्फुज़ करेगा, अल्लाह खुद इंतजाम करेगा। और यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर कुछ कर सकेगी इस मामले में तो ये हमारे लिए बाइज़ इज्जत होगा, ये हमारे लिए बाइज़ इज्जत इसलिए होगा कि मैं अगर किसी आलिम की मदद करूंगा तो हो सकता कि उनकी इतनी सी मदद करने पर हशर में मेरे काम में आ जाए। हो सकता है कि जब मैं कब्र में जाकर सो जाऊंगा तो मुझे किसी के सीने में अगर इल्म है उसकी अगर मैं मदद कर दूं तो शायद कब्र के अज़ाब से बच जाऊं। अगर दुनिया में मैं किसी का साथ दे दूं किसी आलिम का तो हो सकता कि अल्लाह हशर के मैदान में मुझे माफ कर दे। मगर याद रखो अज़ीज़ान मिल्लत, हम तमाम को हमारे उलमाओं की मदद करनी चाहिए, चाहे वो किसी मकतब फिक्र के रहे दो, मगर हमारे उलमा है वो किसी मकतब फिक्र के हम
मत बांटो, इनकी मदद करो और कम से कम अब्दुल कवी के खिलाफ ये जो केस हुआ, अगर तुम आवाज नहीं उठा सकते तो कम से कम जब तुम्हारे हाथ से तो अल्लाह से दुआ करो कि परवरदिगार इन लोगों की तू मदद फरमा जिनका जुर्म सिर्फ यही है कि वो तेरे दीन की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह जरूर अहले दिल की दुआ का कबूल करेगा, अल्लाह जरूर उन लोगों की दुआ कबूल करेगा जिनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह जरूर हमारे माँ बहनों की दुआओं को कबूल करने वाला है। अरे हमारे पास क्या है इस मुल्क में? क्या दौलत है? क्या ताकत है? नहीं है। हमारे पास एक ही हथियार है नौजवानों, ये जो हाथ है उठाओ, इसको अल्लाह की बारगाह में पेश करो कि अल्लाह मदद फरमा दे हमारे उलमाओं की और इनको रिहा करवा। अल्लाह जलील करे उन तमाम संघ परिवार के लोगों को जो हमारे उलमाओं की बेइज्जती कर रहे हैं। और याद रखो मेरी इस बात को कि इंशाअल्लाह ताला ये लोग जलील होंगे, ये लोग रुस्वा होंगे। अरे इक़्तिदार के लिए तुम हमको इस्तेमाल कर रहे हो, याद रखो ये गोबरी की आग है, ये गोबरी की आंच है। जब सुलगेगी तो तुम उसमें जलोगे इंशाअल्लाह ताला। हम ना जलने आए ना हम उसमें जाएंगे। ये काम आज बीजेपी कर रही है, कल सोचो थोड़ी देर के लिए इक़्तिदार अगर इनके पास होगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे लोग। इसीलिए मैं अजीज दोस्तों अपनी सफा में इत्तेहाद को पैदा करो, मजबूत हो जाओ। और कांग्रेस पार्टी यहां पर आपका हमारे पीछे कांग्रेस वालों को छोड़ दिए, हमारे उम्मीदवार हैं तो आप भी उतर गए। और क्या कांग्रेस पार्टी? मैं एक ही बात पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से, इस मजमे के सामने मैं एक कांग्रेस लीडर की तकलीफ को बयान कर रहा हूं। आपने नाम सुना होगा जनाब फरीदुद्दीन साहब का, 10 साल जहीराबाद के एमएलए थे, मिनिस्टर थे। अरे कांग्रेस पार्टी आप हमारे महलों में आके बोल रहे हमको वोट दो, ठीक है वोट नहीं, पूरे वोट दे तो मेरे को मेरे सवाल का एक जवाब दे दो कि एक 10 साल तुम्हारा पार्टी का एमएलए फरीदुद्दीन, उसको तुम 6 बी फॉर्म में देते जहीराबाद के लिए। फरीदुद्दीन पुकार कर बोल रहे कि मेरे को 6 बी फॉर्म दे दो। मैं 10 साल एमएलए था जहीराबाद का। कांग्रेस पार्टी आप इनकी इज्जत नहीं कर रहे, आपके पास जो फरीदुद्दीन है तो आप असदुद्दीन को बोल रहे हो दो बोल के। तुम फरीद की इज्जत नहीं करे तो असद क्या करेंगे तुम्हारे लिए? आप फरीद को नहीं पहचाने, असद तुमको नहीं पहचानेगा। तुमने फरीद को इज्जत नहीं दी, असद तुमको नहीं बख्शेगा इंशाअल्लाह ताला। ये 6 बी फॉर्म के लिए फरीदुद्दीन को मोहताज कर दिया गया। आप आके बोल रहे हमारे को वोट दो, कैसे वोट देंगे बताइए? आप क्या किया आपने? आपको वोट इसलिए दे कि आपने पिछले 5 साल में 15,000 करोड़ का बोझ अवाम पे डाला। क्या बरखी की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ? बताइए आप, बरखी की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ? लाइट का बिल कितना आ रहा? एक यूनिट में कितना इजाफा कर दिए? क्या आप कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे? क्या पीने का पानी घर में आता है? क्या बीड़ी का कारोबार करने वालों को राहत मिल रही? फिर क्या बुनियाद पर वोट मांग रहे हैं? तो इन्हें बोलेंगे नहीं हम जिंदा तिलिस्मात दिए ना आपको। तो आप बोलेंगे ये क्या बात है, ये तो फारूकी फैक्ट्री का है। बोले हम तेलंगाना दे रहे ना, हर मर्ज का इलाज है इसमें। नहीं, जिंदा तिलिस्मात हमारा। आप ये समझ रहे कि तेलंगाना से आप जिंदा हो जाएंगे, ये आपकी गलत फहमी है। तेलंगाना आया सही है। क्या तेलंगाना दिया आप? क्या तेलंगाना दिया आप बताओ? हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास, हैदराबाद जॉइंट कैपिटल, तेलंगाना का कोई हाई कोर्ट नहीं।
तेलंगाना का कोई हाई कोर्ट नहीं। मैं पार्लियामेंट में पुकार पुकार कर कह रहा था कि देखो मेरी तरमीमात को कबूल कर लो। क्या तेलंगाना में बरखी की किल्लत नहीं है? कितने घंटे लाइट बंद होती कोरटला में? जरा जोर से बोलो भाई। 6 घंटे रोज का है, फिर भी वोट देते हाथ को। अंधेरे में स्विच नहीं दिख रहा, फिर भी हाथ को पकड़ते। जरा याद रखो, पोलिंग बूथ को अंदर गए जब, वहां भी लाइट नहीं रहती पोलिंग बूथ में। 6 घंटे लाइट नहीं है, महीनों जीना तेलंगाना। अरे मेरे दोस्तों, सिंगारेनी कैलोरीज का कोयला, मैं पार्लियामेंट में तरमीम पेश किया कि 3 साल तक सिंगारेनी का कोयला तेलंगाना में खर्च करो। और मरकजी हुकूमत जिम्मेदारी लेना, पावर नहीं है तो मरकजी हुकूमत तेलंगाना को देना। हमारे कांग्रेस के मौजूद एमपीज मेरे को बोले तेरे क्या कर रहे, बैठ जाओ भाई, नको पूछो। अरे मेरा कहीं क्यों नहीं पूछता? अरे हारा ले लो। अरे मैं बोला तुम लोगों को देख के हमारी कहावत याद है, हमारे बुजुर्ग बोलते तो हमारे एक एमपी साहब आए, क्या बोलते? मेरा हमारे पास बोलते नादीजे को मलीदा मिला तो फातिहा देने को मुल्ला नहीं मिला। मेरा और सुनो, मेरे साथ ऊपर से गया, मेरा मालूम मेरे को ऊपर से गया। मिला तुम्हारी जबान में बोल रहा नहीं, फकीर को भीख की जल्दी मैं आंदो। अरे वाला निया पहले शादी होंगे, उसके बाद बेटा होता, बेटी होती, बेटा हुआ तो ना अब्दुल्ला रखे, उन्होंने पहले से अब्दुल्ला रख दी। ये तेलंगाना के गाना हर महाज पर कमजोर करके छोड़ दो। अच्छा, उन्होंने जयराम रमेश साहब आए, उन्होंने आके एक बात बोल दी, हाईकोर्ट कहां है? हाईकोर्ट क्या कोरटला, मेटपल्ली, करीमनगर, जगतियाल के यहां के नौजवान बच्चे जो वकील हैं, क्या ये मजिस्ट्रेट नहीं बनेंगे? क्या ये गवर्नमेंट लीडर नहीं बनेंगे? क्या ये जजेस नहीं बनेंगे? क्या होगा इन लोगों के मुस्तकबिल का? तो कांग्रेस पार्टी बोल रही नहीं भाई, आ गया ना, जिंदा दिल इस बात है, नहीं होगा मेरे भाई, नहीं हो सकता। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आप अपने आप को मजबूत करो। और आखिरी बात, क्या टाइम हो रहा है? हाँ, 4 मिनट। नहीं 4 मिनट बहुत है, बहुत है। T20 मैच में कहते आखिरी के 4 गोले बहुत अच्छे रहते कहते। तो ये आपको गौर करना है। मैं आपसे जो बात कहकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, मैं आप तमाम से फिर से एक बात बताना चाह रहा हूं कि नई रियासत तेलंगाना में, मेरी बात को जहन नशीन कर लो, अहलियान कोरटला, अहलियान करीमनगर जिले के जिम्मेदारों से अर्ज कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी, मेरी इज्जतदार मां और बहनों के सामने असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि याद रखो, नए तेलंगाना में अगर किसी को सियासी फायदा होगा तो वो संघ परिवार को होगा, वो संघ परिवार को होगा। आप पूछेंगे कैसे होगा? क्या करीमनगर जिले में तेलुगु देशम है नहीं है? फिर ये ग्राउंड कौन पूर्ण करेगा? ये पूरे लीडरों जो है तेलुगु देशम के, चंद्रबाबू नायडू को जाके बोले थे, मेरे को तेलुगु देशम वाले बोले आके, हम जाके उसको बोल दिए, क्या बोले कि अब तुम्हारे साइकिल के गम के पैंडिला मार मार के हम थक गए, अब हमारे को गाड़ी में बैठना है। आप समझे गाड़ी? अब उन्ना बोले हम नहीं मारते गम के पैंडिला, अब गाड़ी में बैठ के जाते। तो गाड़ी वाला भी क्या कर रहा है? आ जाओ मेरी गाड़ी में जगह है। बीजेपी वाले तेलुगु देशम के बीजेपी में जा रहे या कांग्रेस में जा रहे या गाड़ी वाले में जा रहे, मगर ये वोटर कहां जा रहा? तेलुगु देशम का वोटर बीजेपी की तरफ जा रहा है मेरे दोस्तों। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि अपनी जमात को मजबूत करो, अपनी शनाख्त को मजबूत करो और बताओ कि हम में ताकत है।
बताओ इन कांग्रेसियों को, टीआरएस को, तेलुगु देशम को, सीपीआई को कि नहीं मैं अपनी जमात को वोट दूंगा। हम फिरका परस्त नहीं है। हम तो जैसा शरद ने कहा कि हम दलितों को साथ लेकर काम करना चाह रहे, हम दलितों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाह रहे। मगर मेरे भाई, जमहूरियत में अपनी शनाख्त को पैदा करो, अपने आप के वजूद को बताओ कि हम ये हमारा वजूद है। कोई मायूब बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है कि 10 से ज्यादा कारपोरेटर मंजलिस से कामयाब हो जाए। कब तक 2-3 में खुश रहते हैं आप? 2-3 में खुश रहते क्या? कितने बच्चे पैदा करते आप लोग? कितने करते? मिनिमम क्या है? मिनिमम 5 एंड मोर और अबव है ना भाई। तो 5 से शुरू करना ना। कारपोरेटर भी तो 2-3 में दम तोड़ देंगे। लोग क्या बोलेंगे, कैसा करे क्या के लोग जो में दम तोड़ दिए बोल के। तो 5 के ऊपर जाना। बीजेपी वाले संघ परिवार क्या बोलते हैं, उनकी आबादी बढ़ रही, कारपोरेटर की भी आबादी बढ़ना। और 30 मार्च के दिन निकलकर अपना एक वोट पतंग के निशान पर लगाइए। और ये आरएसएस वाले नया एक नारा मारे कहते मोदी के बारे में। मोदी का नारा आपको मालूम होगा, उन्हें बोल रहा क्या है, हर हर मोदी कहते घर घर मोदी। तो मैं बोला इसका भी जवाब हम देंगे, हर जवाब देंगे बीजेपी का। और मजलिस ने एक नारा बनाया कि घर घर मजलिस, हर घर मजलिस। तो आपका नारा ये होना कि घर घर मजलिस, हर घर मजलिस। 20 तारीख को कोरटला के फिजाओं में सिर्फ पतंग नजर आना। एक वोट का इस्तेमाल करिए। शुक्रिया खुदा।